आज हम आपको चीन के महान बौद्ध भिक्षु हुएनसांग की अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है 7वीं शताब्दी की, जब हुएनसांग ने धर्म, ज्ञान और शांति की खोज में चीन से भारत की लंबी और कठिन यात्रा की। उनका जन्म 602 ईस्वी में चीन के हेनान प्रांत में हुआ। उन्होंने बचपन से ही बौद्ध धर्म में गहरी रुचि दिखाई। जब वे बड़े हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को और गहराई से समझने के लिए भारत जाने का फैसला किया। हुएनसांग का असली नाम चेन यी था। उन्होंने छोटी उम्र में ही बौद्ध मठों में शिक्षा प्राप्त की। चीन में उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था, लेकिन कई धार्मिक ग्रंथ भारत से थे, जिन्हें अच्छी तरह समझने के लिए मूल स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी था। चीन में बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं के बीच मतभेद थे, जिससे हुएनसांग को और प्रेरणा मिली कि वह सीधे भारत जाकर वहां के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करे। हालांकि उस समय के चीनी सम्राट ने देश छोड़ने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद हुएनसांग ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। 629 ईस्वी में हुएनसांग ने गुप्त रूप से चीन से भारत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा बहुत कठिन और खतरों से भरी थी। वे गोभी रेगिस्तान और तियान शान पर्वत को पार करते हुए आगे बढ़े। उनके पास सीमित साधन थे और उन्हें कई बार पानी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी आस्था और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन हर कठिनाई को पार करते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। चीन छोड़ने के बाद हुएनसांग मध्य एशिया के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरे। उन्होंने किंगाई, काशगर और समरकंद जैसे स्थानों पर रुककर बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। इन स्थानों पर उन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूलों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कई विद्वानों से बातचीत की। मध्य एशिया के राज्यों में उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म कैसे फल फूल रहा था और किस प्रकार यह स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। इस यात्रा ने उन्हें बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं और उनकी परंपराओं के बारे में गहरा ज्ञान प्रदान किया। फिर कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद हुएनसांग भारत पहुंचे। भारत में उन्होंने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय जाने का फैसला किया, जो उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा में उन्हें आचार्य शीलभद्र का शिष्य बनने का अवसर मिला, जो बौद्ध धर्म के महान विद्वान थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ भारतीय दर्शन, व्याकरण और तर्कशास्त्र भी सीखा। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने का संकल्प लिया। नालंदा में अध्ययन के अलावा हुएनसांग ने भारत के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा की। उन्होंने बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती जैसी जगहों पर जाकर बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को देखा। उनकी यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज का भी गहन अध्ययन किया। भारत में 17 साल बिताने के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के 657 ग्रंथों को एकत्र किया, जिन्हें वे चीन वापस ले जाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ कई विद्वानों से बातचीत की और बौद्ध धर्म के गहरे रहस्यों को समझा। 645 ईस्वी में 17 साल बाद हुएनसांग चीन लौटे। उनकी वापसी की यात्रा भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इस बार वे बौद्ध धर्म के गहरे ज्ञान और 657 पवित्र ग्रंथों के साथ लौट रहे थे। चीन पहुंचने पर उन्हें सम्राट द्वारा बहुत सम्मान दिया गया। सम्राट ने उन्हें चांगआन में एक बड़ा मठ बनाने का आदेश दिया, जहां वे अपने ज्ञान का अनुवाद कर सके। उन्होंने जीवन के शेष वर्षों में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चीन में फैलाया। हुएनसांग की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बल मिला। उनके द्वारा अनुवाद किए गए बौद्ध ग्रंथ आज भी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी लिखी पुस्तक द ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स उनके यात्रा वृत्तांत को दर्शाती है और भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
हुएनसांग की कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, समर्पण और सत्य की खोज हमें किस हद तक ले जा सकती है। उन्होंने अपनी यात्रा से न केवल बौद्ध धर्म को समृद्ध किया, बल्कि ज्ञान की सीमा को भी विस्तारित किया।